आपका खर्चा आपकी चर्चा हफ्ता दर हफ्ता न्यूज लॉन्ड्री के साप्ताहिक हिंदी पॉडकास्ट एनएल चर्चा में आप सभी का फिर से स्वागत है। इस हफ्ते भी मैं ही होस्ट कर रहा हूं क्योंकि अतुल आपके प्रिय होस्ट इस समय फील्ड में हैं झारखंड और महाराष्ट्र चुनाव कवर करने के लिए। और मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं आनंद वर्धन। आनंद हमारे स्तंभकार हैं और आप उन्हें लगातार चर्चा पर सुनते रहते हैं। स्वागत है आनंद आपका। नमस्कार। मेरे साथ दिल्ली से जुड़ रही हैं स्मिता शर्मा। स्मिता को आप सुनते रहते हैं, वो विदेश नीति और अंतर्राष्ट्रीय मामलों पर रिपोर्ट करती रहती हैं और भी मामलों पर रिपोर्ट करती हैं, केवल एक्सक्लूसिवली उस पर नहीं करती। तो स्मिता, आपका स्वागत है। शुक्रिया शार्दुल एंड हेलो एवरीवन। हमारे दूसरे साथी हृदय जोशी इस समय साइंस कॉन्फ्रेंस में। कहाँ से जुड़ रहे हैं आप हृदय, श्रोताओं को बताइए। मैं इस समय इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड रिसर्च पूना में हूँ और यहाँ एक वाटर कॉन्फ्रेंस हो रहा है जिसमें कई पत्रकार इकट्ठा हुए हैं। तो ये एजुकेशन मिनिस्ट्री के भीतर आता है इंस्टीट्यूट जी। तो यहाँ पर काफी महत्वपूर्ण चर्चा हो रही है जहाँ पर कई लोग पहुंचे हुए हैं जी। तो उसी में भाग लेने के लिए आया हूँ। सभी को नमस्कार। तो हृदय भी आप सुनते रहते हैं उन्हें लगातार पर्यावरण और अन्य क्षेत्रों से जुड़ी हुई रिपोर्टिंग मामलों में। और साथ ही हमारे साथ जुड़ रहे हैं अनस तनवीर। अनस तनवीर एक बड़े अधिवक्ता हैं और आप उन्हें पहले भी चर्चा में हमारे साथ सुन चुके हैं। स्वागत है अनस आपका। धन्यवाद धन्यवाद, नमस्ते। तो हम अपनी चर्चा के विषय की तरफ बढ़े इससे पहले मैं एक दो छोटी छोटी घोषणाएं कर देता हूं, फिर हम सुर्खियां पढ़ेंगे और फिर विषयों पर बात करेंगे। तो बहुत ही संक्षेप में सूचनाएं हैं कि अतुल, मनीषा और बाकी हमारी टीम इस समय झारखंड और महाराष्ट्र चुनावों को कवर करने के लिए ग्राउंड पर है और उसके लिए एनएल सेना फंड हमारी वेबसाइट पर पोस्टेड है। कृपया उसमें योगदान करें क्योंकि आपका योगदान ही हमें ज़मीन से रिपोर्ट करने में मदद करता है और आपको क्या चल रहा है केवल दिल्ली में स्टूडियो में बैठकर नहीं, ज़मीन पर क्या चल रहा है इन आने वाले चुनाव में उससे जुड़ी खबरें देगा। और कई बार ऐसी खबरें जो आपको मेन स्ट्रीम मीडिया में दिखाई नहीं देती, और ये तभी संभव हो सकता है जब आप हमारी मदद करें क्योंकि हम किसी और से विज्ञापन नहीं लेते, हम केवल सब्सक्राइबर्स के खर्चे पर चलते हैं। तो अब हम चर्चा के विषय की तरफ बढ़ते हैं। तो पहले अमेरिकी चुनाव पर बात करते हैं। जैसा कि मैंने बताया, डोनाल्ड ट्रंप अप्रत्याशित रूप से विजयी रहे और अभी तक गिनती अभी चालू है क्योंकि अमेरिका में गिनती वोटों की थोड़े अलग हिसाब से होती है। तो फाइनल रिजल्ट अभी नहीं आए हैं, लेकिन अभी तक के जो नतीजे रिपोर्ट किए जा रहे हैं उसमें 295 सीटें रिपब्लिकन पार्टी को मिली हैं और इतना ही नहीं, उन्हें सेनेट में भी जीत मिली है और ऐसा लग रहा है कि वो कांग्रेस में भी जो हाउस है उनका, वहाँ भी रिपब्लिकन पार्टी जीतेगी। तो ये बहुत अप्रत्याशित जीत है और मैं बहुत ही संक्षेप में जानकारी दूंगा क्योंकि और लोगों को भी बोलना है। इसके साथ ही डोनाल्ड ट्रंप दूसरे ऐसे अमेरिकी राष्ट्रपति होंगे जो एक बार चुनाव हारने के बाद, एक बार के अपने राष्ट्रपति कार्यकाल के बाद दोबारा से जीत कर आ गए हैं, यानी एक कार्यकाल के गैप के बाद। और पहले ऐसे राष्ट्रपति जो एक कन्विक्टेड फेलन हैं, जिन पर अपराध साबित हो चुके हैं तरह तरह के, जिसमें बलात्कार और फ्रॉड और चुनाव से छेड़छाड़ और इंसरेक्शन यानी कि विद्रोह वाले आरोप भी हैं। तो स्मिता, सभी लोग इससे आश्चर्यचकित रहे और ये अपने आप में बहुत ही कई मामलों में हास्यास्पद, अगर आपको व्यक्तिगत रूप से फर्क नहीं पड़ता। जब मैं सोच रहा था हम इस पर बात करेंगे तो मेरा मन किया मैं शुरुआत में ऐसे कहूँ, एक समय एक व्यक्ति था जिसका रंग नारंगी था, तो बहुत डबल मीनिंग हो जाएंगे। लेकिन लाइक दिस ऑरेंज मैन इज नाउ पार्ट ऑफ हिस्ट्री के अपने। और उन्होंने नाजी जैसी रैली भी की थी, लेकिन इस सब के बावजूद भी लोग कह रहे थे जो अमेरिका में रो वी वेड, जो महिलाओं के अबॉर्शन के अधिकार को जो कोर्ट ने खारिज कर दिया, वो भी जज ट्रंप ने ही नियुक्त किए थे। इस सब के बावजूद उन्हें अप्रत्याशित जीत मिली। शार्दुल, देखिए, सबसे पहले तो ये बता दूं कि उनका जीतना पूरी तरह से मेरे लिए सरप्राइजिंग नहीं था क्योंकि पिछले कुछ हफ्तों में जो एक इनिशियल एक बर्स्ट ऑफ मोमेंटम हुआ था कमला हैरिस की उम्मीदवारी को अनाउंस करने के बाद, और वो भी बड़ी डिफिकल्ट सर्कमस्टांसेस में हुए थे। मतलब जो बाइडेन एक तरीके से फोर्स हुए थे कि आप इस्तीफा दीजिए, और उसके बाद बस 100 डेज का ही कैंपेन रहा कमला हैरिस का। तो पिछले कुछ हफ्तों से ऐसा लग रहा था कि डोनाल्ड ट्रंप आगे निकले हुए हैं, वो जीतेंगे। व्हाट वाज सरप्राइजिंग इज द स्केल ऑफ द विक्ट्री, कि जिस तरीके से उन्होंने स्विंग स्टेट्स में परफॉर्म किया, जो पारंपरिक रूप से जो ब्लू स्टेट्स हम डेमोक्रेट्स की स्ट्रॉन्ग होल्ड वाली स्टेट्स बोलते
करते हैं उन स्टेट्स में जिस तरह से उन्होंने गेन किया, ये जो फिगर्स हैं, एंड व्हाट इज मोर वरिंग इज कि जो कंट्रोल एक तरीके से पूरी है। देखिए, अमेरिका जैसे दुनिया के सबसे पुराने लोकतंत्र में जिस चीज का हम बार बार जिक्र करते हैं कि एक ठीक है, अमेरिका की एक ग्लोबल मंच पर जो है उनकी डिक्लाइन हुई है। आज की तारीख में अमेरिका दूसरे लोकतांत्रिक देशों को जब जब मूल्यों की बात करता है तो हम उसमें एक डुप्लिसिटी देखते हैं, हिपोक्रेसी देखते हैं, और कहते हैं कि आप हमेशा जो है सरमनाइज मत कीजिए, आपकी आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी आप किसी पे फोर्स मत कीजिए। हैविंग सेड दैट, अमेरिका में हम इस चीज को मानते हैं कि वहां चेक्स एंड बैलेंसेस की प्रक्रिया काफी ज्यादा मजबूत है, जो उसे इतना स्ट्रांग नेशन बनाती है। वहां जुडिशरी की तरफ से लोगों को जो स्ट्रेंथ मिलता रहा, वहां फर्स्ट अमेंडमेंट की वजह से प्रेस को जिस तरीके से फ्री प्रेस होने का अधिकार है। सवाल यह होता है कि इन सब पर आने वाले दिनों में क्या असर पड़ेगा, क्योंकि वहां जुडिशरी में ऑलरेडी इस वक्त जो है ज्यादा से ज्यादा ऐसे अपॉइंटमेंट्स हो चुके हैं अब जजेस की, जो अब डोनाल्ड ट्रंप के साथ अलाइंड है, रिपब्लिकन्स के साथ अलाइंड है, सेनेट पर उनका कंट्रोल पूरा हो चुका है। तो क्या वहां की संसदीय प्रणाली के लिए चेक्स एंड बैलेंसेस की प्रक्रिया पर ही सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं? मुझे लगता है ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है दुनिया के इस लोकतंत्र के लिए। एक बात है कि इस कमबैक से एक चीज़ और भी देखनी चाहिए कि जो खासकर आजकल जो बहुत इंफॉर्मेशन एज में क्विक जजमेंट्स और बड़े आइडियोलॉजिकल स्टेटमेंट्स दे दिए जाते हैं, जो कि मेरे ख्याल से 90 से ही शुरू हुआ है, जब कि फुकुयामा का फेमस जो एंड ऑफ हिस्ट्री है कि अब जो है अब लिबरल डेमोक्रेसी का विजय हो गया और एक ख़ास तरह की व्यवस्था ख़त्म हो गई यूएसएसआर के, और नेशनलिज्म को भी डिफाइन कर दिया गया। तो उसी तरह 2020 में जो हीलिंग ऑफ अमेरिकन सोल, अमेरिकन डेमोक्रेसी, ये हो गया वो हो गया, जैसे कि बाकी लोग जो एक दूसरी पार्टी को सपोर्ट करते हैं वो देश के ही ओपोनेंट हैं इस तरह से। तो मैं कह रहा हूँ कि 4 वर्षों में ऐसा नहीं होगा कि कोई नई विचारधारा आ गई, तो सेल्फ लाइफ आइडियोलॉजिकल जो कन्विक्शन का इतना कम नहीं हो सकता है। तो बड़ी बड़ी स्टेटमेंट देना, एडिटोरियल्स लिखना कि अब ये हो गया है और 4 साल बाद उठो भाई, नहीं अब ये हो गया है, अब वो हो गया है, तो बड़े बड़े जो मतलब आइडियोलॉजिकल मेटा नैरेटिव्स जो हैं वो उनसे भी बचने की ज़रूरत है। ट्रंप की वापसी ये दिखाती है। देखिए, एलन मस्क साहब ने एल्गोरिदम ऐसा कर दिया था कि मुझे सिर्फ रिपब्लिकन कंटेंट दिख रहा था जी। तो मैं इलेक्शन कैंपेन की शुरू से मान के चल रहा था कि ट्रंप जीत रहे हैं। अच्छा। प्लस बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन, यानी आप समझिए, फॉर ट्रंप टू कम बैक आफ्टर लिटरली कॉजिंग अ रायट इन द कैपिटल जी, फॉर दैट एंड ट्रंप टू कम बैक, इसका मतलब ये है कि बहुत ही बुरा एडमिनिस्ट्रेशन था बाइडेन हैरिस का। फिर कमला हैरिस ने एक बहुत एरोगेंस भी दिखाई, जहां तक अरब या फिलिस्तीन का सवाल था, उन सब पे आई एम स्पीकिंग, मैं तुम चुनाव में वोट लेने आ रही हो, आई एम स्पीकिंग नहीं चलता एटीट्यूड के साथ। यहाँ छोटे छोटे चुनाव में, बाहर के चुनाव में आपको हम्बल होना पड़ता है। आप तो प्रेसिडेंट का चुनाव लड़ रही थी, तो वो उनके अंदर की एरोगेंस एक तो उनको ले डूबी और अच्छे से ले डूबी। उसके रिजल्ट उन्हें मिशिगन में दिख भी गए। मिशिगन में अरब मुस्लिम पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है। और उसके अलावा भी, जैसे मैंने ये कुछ दिन पहले इलेक्शन से पहले ही ट्वीट किया था, मुसलमानों के लिए था वहां के, कि तुम जीत का हिस्सा तो ऐसे भी नहीं बन पाओगे, कि कम से कम किसी की हार की वजह बन जाओ। ये मैं हिंदुस्तान के लिए भी अब कहने लगा हूं। इस बात को हम ऐसे देखना चाहिए कि अमेरिका में चाहे डेमोक्रेट्स का शासन का रूल रहे, चाहे वहां रिपब्लिकन का रूल आए, तो वो क्लाइमेट पे उनकी जो बेसिक सोच है या जो जिस तरह से वो निगोशिएशन करते हैं उसमें बदलाव ज्यादा आएगा ऐसा लगता नहीं है। डेमोक्रेट जो राष्ट्रपति जो कहेगा और ट्रंप जो कहेगा, उसमें एक अच्छी बात यह है कि ट्रंप जो भी कह रहा है वो सामने कह रहा है। डेमोक्रेट्स भी जनरली क्लाइमेट पे वही कर रहे हैं अगर आप क्लोजली नेगोशिएशनों को फॉलो करते हैं, लेकिन वो बड़ी शुगर कोटेड बात कहते हैं और लगता है कि वो मतलब बड़े ही उनको बड़ी चिंता है इस बात का। हमारा अगला विषय है सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय आया प्राइवेट प्रॉपर्टी को लेकर, और जो जस्टिस कृष्णा अय्यर का फैसला था कि सरकार को किसी भी बिल्डिंग का अधिग्रहण करने में किसी भी प्रॉपर्टी का अधिकार है। लेकिन अब कोर्ट ने कहा है कि सरकार को इस पर पूरी तरह से छूट नहीं है, ये डिपेंड करेगा कि आप क्या कर रहे हैं और प्रॉपर्टी कौन सी है, और ये केस बाय केस डिपेंड होगा। सरकार किसी भी प्रॉपर्टी को जन कल्याण के नाम पे अधिग्रहित नहीं कर सकती। तो ये इतना महत्वपूर्ण फैसला क्यों है? और दूसरा कि अब जो निर्णय आया है उसमें पहले के निर्णय से जो एक पेचीदगी है, जो नुआंस आया है, वो क्या है? ये जजमेंट क्या कहता है? ये कहता है, जो 9 जज है,
ये थोड़ा ट्रांजिशन है। जो कृष्णा अय्यर के जजमेंट और ये सब जजमेंट थे, वो बेसिकली कहते हैं स्टेट के पास पूरा अधिकार है कि वो आपकी प्रॉपर्टी ले और वो रीडिस्ट्रीब्यूशन, बिकॉज वो कम्युनिटी का एसेट है, जो आपका है वो कम्युनिटी का है, तो कम्युनिटी के भले के लिए उसका इस्तेमाल किया जा सकता है। ये जजमेंट ये नहीं कहता है कि कम्युनिटी का नहीं है, ये कुछ वो दे देता है गाइडलाइन। वो कहता है कि प्राइवेट प्रॉपर्टी का भी राइट है, तो स्टेट का एब्सोल्यूट राइट नहीं है आपकी प्रॉपर्टी छीनने का आपसे या उसके रीडिस्ट्रीब्यूशन का। अगर स्टेट को रीडिस्ट्रीब्यूट करना है उस प्रॉपर्टी को, तो उसका कोई एक तो लेजिस्लेशन होना चाहिए, वो लेजिस्लेशन जस्ट एंड रीजनेबल होना चाहिए। सेकंड, जो उद्देश्य है प्रॉपर्टी एक्वायर करने का, वो उस लेजिस्लेशन के थ्रू होना चाहिए और वो उद्देश्य भी जस्ट एंड रीजनेबल होना चाहिए। तीसरा, जो आपका तरीका होगा प्रोसीजर, वो भी जस्ट एंड रीजनेबल होना चाहिए। तो बेवजह, जैसे आपके पास जमीन है, मान लीजिए रोड से सटी हुई जमीन लेके रख लिया कि हाँ भाई चलो हम कभी तो रोड चौड़ी करेंगे, इस पर रेलवे लाइन बिछाएंगे, जो भी लेके रख लिया, वो अभी होना है नहीं होना है पता नहीं, लेकिन स्टेट के पास राइट था, उन्होंने लेके रख लिया कि हम इसको रीडिस्ट्रीब्यूट करेंगे। अब वो नहीं हो सकता, अब आपको वजह देनी पड़ेगी, रीजनेबल होना पड़ेगा, जस्ट होना पड़ेगा। स्टेप्स आ गए हैं उसमें, राइट अभी भी है स्टेट का, लेकिन उस राइट को थोड़ा सा कंट्रोल कर लिया गया, पीछे खींच लिया गया। कृष्णा अय्यर का एक पृष्ठभूमि मैं आप बता दूं कि वो सुप्रीम कोर्ट जज बनने से पहले केरल सरकार में कम्युनिस्ट पार्टी से मिनिस्टर भी थे। वो चुनाव भी लड़ चुके थे। नहीं, मिनिस्टर रह चुके हैं। हाँ। वो एक आइडियोलॉजिकल बैगेज के साथ भी वो आए थे। खैर जो भी हो, वो समय भी वही था कि ये सब स्वीकृत किया हुआ। वो कोक मैन्युफैक्चरिंग वाला केस हो 82 में, या फिर मफतलाल इंडस्ट्रीज वाला केस हो 96 में, इस ओपिनियन को माना गया जी। लेकिन बाद में जो जैसा बता रहे थे अंसर कि जो 92 में प्रॉपर्टी एसोसिएशन वाले इन लोगों ने जो केस किया, उस पर अभी ये आया है। तो अभी इस जजमेंट में कहा मटेरियल रिसोर्सेज के डेफिनीशन को रिस्ट्रिक्ट किया गया है कि सभी चीज़ जो है कम्युनिटी के लिए नहीं है। तो जस्टिस चंद्रचूड़ जो है उसमें आर्गूमेंट में एक बार कहे कि व्हाट इफ़ आई अर्न what if I earn money and spend that to own a car? Is it the property of a community? Is it a material resource for the community? What if I spend my earning in building a house? Can the community claim it as a material resource? आखिर में जो बॉटम लाइन है वो यही है कि सारी लड़ाई जो है आज लैंड और व्हाट लाइज बिलो द लैंड, इसी की चल रही है। बाकी बातें तो आप इंटेलेक्चुअली जो करते रह सकते हैं, लेकिन चाहे कोई भी हो, तो लड़ाई सारी जमीन और जमीन के नीचे जो खनिज है उन्हीं की है। तो आज का आखिरी विषय भी सुप्रीम कोर्ट से जुड़ा है। जो सुप्रीम कोर्ट ने अवैध जो बुलडोजर एक तरीके से चलता था, ध्वस्त कर देने का लोगों के घरों को, ये उत्तर प्रदेश में शुरू हुआ, फिर ये मध्य प्रदेश में गया और भी भाजपा शासित राज्यों में फैला। तो इस पर सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को आड़े हाथों लिया और ये केस था मनोज टिबरवाल आकाश ने फाइल किया था और उनके घर को 2019 में महाराजगंज जिले में प्रशासन ने गिरा दिया था, ये कहते हुए कि उनका अवैध जमीन पर कब्जा, जबकि उनके घर का केवल 3.7 स्क्वायर मीटर, यानी आप समझ लीजिए कुछ बहुत बड़ा एरिया नहीं, उनके घर का केवल इतना पोर्शन अवैध क्षेत्र में जा रहा था और प्रशासन वहां घुस गया और उसने घर ध्वस्त कर दिया। ये एक इतनी जरूरी, इतनी इंपॉर्टेंट नजीर है, क्योंकि अधिकारियों को लगने लगा था कि हमारा क्या होगा, हमें कोई क्या कर लेगा। कोर्ट की कंटेम्प्ट की पावर की इज्जत नहीं थी। मैं इस पे आज किसी से तस्करा कर भी रहा था कि हमने बड़ा डेमोक्रेटिक हो गया है, सुप्रीम कोर्ट इज ओपन, एवरीवन इज वॉचिंग इट, बट कई कुछ इंस्टीट्यूशंस की गेट कीपिंग शायद जरूरी थी फॉर देयर ओन मैजेस्टी। अब लोग देख रहे हैं, अधिकारी देख रहे हैं, कुछ नहीं होता, हमें कुछ नहीं होगा, इतनी रिपोर्टिंग हो रही है, हमें कुछ नहीं होगा। तो वो जो एटीट्यूड था, और साथ ही साथ उसमें यह भी कहा कि इंक्वायरी कीजिए, जो अधिकारी हैं उनको सजा भी दीजिए, क्योंकि जहां एक पर्सनल जिम्मेदारी किसी अधिकारी की आप स्टैब्लिश कर देते हैं, तो नेताजी के कहने पे कुछ नहीं होगा, फिर वो अधिकारी अपनी नौकरी बचाएगा। ये सबसे बड़ा डिटरेंट है सरकार के खिलाफ। जब आप पियर्स कर देते हैं वो वेल को कि सरकार तो एक एंटिटी, उसके पीछे अधिकारी कौन है जो ये कर रहा है, जब उसकी नौकरी खतरे में आ जाती है,
उसकी पेंशन खतरे में आ जाती है। तो ये एक अच्छी सिल्वर लाइनिंग है, पहली शुरुआत अच्छी, काफी दिनों में अच्छी खबर एक अच्छी आई है और लगता है कि इसको आगे भी जो है इसका एग्जीक्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए वही बात है जो बार बार कितनी बार में हम कह चुके हैं, हम सब जानते हैं कि कानून कितना भी अच्छा होगा वो तभी है जब उसकी लोगों का कंडक्ट और उसकी नीयत अच्छी होगी। अब कानून आप कितना भी बना दें अच्छा, अगर उसे लागू न किया जाएगा, उसमें लूपहोल ढूंढने लगेंगे फिर से, तो वो बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो पहली एक शुरुआत सुप्रीम कोर्ट की ओर से आई है अगर, तो मुझे लगता है इस पर आगे अमल होना चाहिए। पॉलिटिकल इम्परेटिव इसमें ये है कि अब आप जो टफ पुलिसिंग या टफ गवर्नमेंट या जो सख्ती दिखाना चाहते हैं, या क्योंकि एक उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है जो इससे खुश भी होती है जी। और जनरली लॉ एंड ऑर्डर को लेके कि क्योंकि उनके पहले जो उसका बैकड्रॉप है वो सुस्त लॉ एंड ऑर्डर का है, तो इमेज ऐसी बनी। हाँ, इमेज की हम इनको रिप्लेस कर रहे हैं और हम टफ हैं इस चीज़ों पे। तो अब एक ये भी संदेश शायद, मेरा ये स्पेकुलेशन है, भेजने का है कि भाई हम तो करना चाहते हैं, जुडिशियरी आरे में आ रही है, तो हमारी पॉलिटिकल बिल्कुल ठीक बात, हमारा जो पॉलिटिकल इंटेंट था, जो हमारी राजनीतिक इच्छा शक्ति है ऐसा करने की, लेकिन न्यायिक व्यवस्था रास्ते में आ रही है, तो अब रुक भी जाए तो उन्होंने अपनी मैसेजिंग कर दी। मुख्य न्यायाधीश ने बात कही वो बड़ी वाजिब बात है और हर किसी को समझ आती है। केवल एक नुक्ते के बिना पे आप किसी के घर में घुस के बिना किसी लिखा पढ़ी के आप उसका घर तोड़ देते हैं। घर बनाने में लोग जीवन लगा देते हैं, कई बार कुछ लोग ज्यादा लकी होते हैं वो कई घर बना लेते हैं, बट एक आम इंसान के लिए घर एक बड़ी चीज है, उसको ऐसे गिरा देना केवल अपने छोटे मोटे फायदों के लिए अच्छी बात नहीं है। तो आज चर्चा काफी हो गई। बशीर बद्र साहब का शायद शेर है इस पे कि उम्र लग जाती है घर बनाने में, तुम नहीं पता ही समथिंग लाइक दैट, बस्तियां जलाने में, जहन से निकल गया है वो थोड़ा। बिल्कुल मेरे भी जहन में आ नहीं रहा है वो, उसी के मैं भी सोच रहा था। दोनों बोलिए, कुछ निकल आया। तो एक पल नहीं लगा बस्तियां जलाने। मुफ्त में बस इतना ही। अगर आप पूरी चर्चा सुनना चाहते हैं तो न्यूज़ लॉन्ड्री को सब्सक्राइब कीजिए, और सबसे बेहतर तरीका ये है कि आप हमारे ऐप पर इस पॉडकास्ट को सुनें, और तमाम हमारे जो पॉडकास्ट हैं उसको हमारे ऐप पर सुनें। यह गूगल प्ले स्टोर और एप्पल स्टोर पर सब जगह उपलब्ध है। न्यूज़ लॉन्ड्री किसी भी तरह का विज्ञापन नहीं लेता, ना किसी राजनीतिक दल का, ना किसी सरकार का, ना किसी कॉरपोरेशन का। हम सिर्फ और सिर्फ कोशिश करते हैं कि पब्लिक इंटरेस्ट का जर्नलिज्म करें, पब्लिक जनहित की पत्रकारिता करें, और इसके लिए लोग इसमें इन्वेस्ट करें, लोग पत्रकारिता में निवेश करें। उसका तरीका है सब्सक्रिप्शन। तो सब्सक्रिप्शन के हमारे टैग पर जाइए, वहाँ पर अपनी मनचाही रकम पे कीजिए और न्यूज़ लॉन्ड्री का सब्सक्रिप्शन लीजिए, और गर्व से कहिए, मेरे खर्च पर आज़ाद हैं खबरें।